कक्षा 12 और 11 के लिए, जैसा कि हम पूर्व की वीडियो में आपको बता चुके हैं पद परिचय के बारे में। अब उसी पद परिचय को हमने 2 भागों में बांटा था, एक विकारी पद परिचय और एक अविकारी पद परिचय। ये 2 भाग किए थे ना अपन ने। तो अब 2 भाग होने के बाद विकारी पद परिचय पूरा हो गया। अब चलेगा अविकारी पद परिचय, पार्सिंग। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अविकारी पद परिचय भी 4 प्रकार का होता है। एक है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये हमने बताया था। आगे पीछे क्रम बदल सकता है, लेकिन है ऐसे ही है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो पहले आप इसकी परिभाषा देखें। परिभाषा जब आपको याद हो जाएगी कि अविकारी पद परिचय किसे कहते हैं। अविकारी पद परिचय का दूसरा नाम अव्यय भी है। या तो अविकारी पद पर कह लीजिए आप, या अव्यय कह लीजिए। ये अव्यय शब्द हैं। तो देखिए, ऐसे शब्द जिनके लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि के प्रयोग से कोई विकार उत्पन्न ना हो, वे अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। ये शब्द किसी रूप से भी अपनी मूल स्थिति में रहना ही चाहते हैं, छोड़ते नहीं अपनी मूल स्थिति को। तो ये परिभाषा अविकारी पद परिचय की दी गई है। ऐसे शब्द जिनके लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि के प्रयोग से कोई विकार उत्पन्न ना हो, वो अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। ये शब्द किसी रूप से अपनी मूल स्थिति में रहना चाहते हैं, अपनी मूल स्थिति में रहेंगे। तो ये अविकारी पद परिचय की परिभाषा हो गई। अब अविकारी पद परिचय में, ठीक है, तो अविकारी के ही पहले भेद देखें, कौन कौन से भेद होते हैं अविकारी पद परिचय के। अविकारी पद परिचय के भी भेद हैं। जैसे हमने लिखा कालवाचक, ठीक है। कालवाचक यानी काल माने समय। जिन अव्यय शब्दों द्वारा समय का ज्ञान कराया जाता है, वे कालवाचक कहलाते हैं। जिन अव्यय शब्दों द्वारा समय का ज्ञान कराया जाता है, वे कालवाचक अव्यय शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिखूँ अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा, उदाहरण के तौर पर, अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, अब ये हमने लिख दिया, अब ऐसा नहीं होगा। तो देखिए, अब यहाँ पर अपन लिख दें कालवाचक अब पद परिचय कीजिए। इसके बारे में लिखेंगे ना, अब ऐसा नहीं होगा। कालवाचक पद परिचय, तो अब ऐसा नहीं होगा, तो ऐसा शब्द का ही पद परिचय करना है। या ऐसा नहीं होगा तो ऐसा की जगह अपन कर दें अब। ऐसा नहीं, अब शब्द है, ठीक है। समय अब की बात है, तो अब लिख देंगे पहले, अब पद परिचय। अब ऐसा नहीं होगा, तो अब के लिए क्या लिखेंगे? अब के लिए लिखेंगे अब कालवाचक पुल्लिंग। अब कालवाचक पुल्लिंग एक वचन, ठीक है। ये पद पर से चल रहा है अब इसका कालवाचक पुल्लिंग एक वचन। और फिर आगे लिखेंगे क्रिया, क्रिया, और फिर इसमें क्रिया भी है, होगा क्रिया, और ऐसा विशेषण,
ऐसा नहीं होगा, यानी ये इसका अब ऐसा नहीं होगा, इसका पद परिचय हो गया। तो ये क्या प्रकार के हैं अव्ययकारी? अव्यय भेद 1, 2 दिशा सूचक, 3 स्थितिवाचक और चौथा स्थानवाचक। अब यहाँ में कौन कौन से शब्द आते हैं, कालवाचक में कौन कौन से शब्द आते हैं ये देख लें अपन। तो ठीक है, अब हम दूसरा दें, जैसे दिशा सूचक, दिशा सूचक दूसरा लिखा दिशा सूचक। और दिशा सूचक की परिभाषा याद होनी चाहिए किसको? दिशा माने जगह, इसके लिए जिन शब्दों द्वारा दिशा का ज्ञात हो वह दिशा सूचक अव्यय कहलाता है। अव्यय की परिभाषा पहले समझ गए होंगे तो उससे आप तुरंत पढ़ा लेंगे। क्यों? क्या इसमें लिखा हुआ जिनके लगने से कोई परिवर्तन नहीं होता, विकार उत्पन्न नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, अव्यय भी कहलाते हैं। अव्यय शब्द लिख दिया, अव्यय, अपन लिखे अव्यय, लिखा ना अव्यय, यानी एवं तरह को व्यय नहीं किया जा सकता, उनके से अब लगा दिया तो वही अर्थ। अब मैं जाता हूँ, अब वह आता है, ये अब शब्द अव्यय हो गया। अव्यय कौन कौन से होते हैं? हाँ ये भी सही है। अभी बहुत से विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि अव्यय कौन कौन से होते हैं, या, अथवा, यदा, तदा, कोत्र, तत्र, संस्कृत बोले ना, या, वा, ही, एव हैं, तो ये इसमें अव्यय होते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दिशा सूचक जो दिशा का ज्ञान कराते हैं वो दिशा सूचक अव्यय कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे अपन चले, दिशा सूचक है उसका घर बहुत दूर है, ठीक है, उसका घर बहुत दूर है, ठीक है। तो दूर शब्द के नीचे अंडरलाइन कर दें। तो दूर है दिशा बता रहा है, दूरी स्थिति बता रही है उस बात को, दिशा। तो ये दूर है अव्यय दिशा सूचक। अब इसका पद परिचय करेंगे तो लिखेंगे यह अव्यय है और दिशा सूचक अव्यय है। दिशा सूचक उसका घर बहुत दूर है, तो दिशा बताएगा, उसने स्थिति नहीं बताई है, दिशा सूचक। अब लिखेंगे स्थितिवाचक। देखो स्थितिवाचक शब्द किसको कहते हैं, ठीक है। अब स्थितिवाचक की बात आती है। स्थितिवाचक के लिए बारे में क्या कहेंगे, ये कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े क्लियर होने चाहिए जिससे अपन वहाँ पर कर सकें। स्थितिवाचक क्या है? जिन अव्यय शब्दों द्वारा, ये स्थितिवाचक जिन अव्यय शब्दों द्वारा व्यक्ति की वस्तु स्थिति का पता चले वो स्थितिवाचक हैं। व्यक्ति और वस्तु की स्थिति का पता चले वो स्थितिवाचक हैं। वे स्थितिवाचक हैं। जैसे कह दें हम, स्थितिवाचक में कौन कौन से शब्द आएंगे स्थितिवाचक में? जैसे ऊपर, नीचे, आगे, पीछे। इस शब्द से वाक्य बना दें। ऊपर, छत पर कौन है, तो ऊपर के लिए अव्यय कर देंगे स्थितिवाचक अव्यय। जैसी स्थिति है वहाँ पर, नीचे, आगे, पीछे आदि, ये शब्द क्या है? स्थितिवाचक। अब लें स्थानवाचक। स्थानवाचक की क्या विशेषता है? स्थानवाचक किसको कहते हैं? जिन शब्दों के द्वारा स्थान विशेष का बोध होता है स्थानवाचक शब्द कहेंगे। जिन शब्दों द्वारा स्थान का बोध होता है उनको स्थानवाचक विशेषण अव्यय कहेंगे। स्थान का बोध तो वो स्थानवाचक अव्यय कहलाते हैं। जैसे स्थानवाचक के लिए, ठीक है, स्थानवाचक अव्यय कौन कौन से कैसे होते हैं? उदाहरण के तौर पे जैसे लिखा हमने, जाओ तुम चाहे जहाँ, ठीक है, जहाँ। जाओ तुम चाहे जहाँ, याद करोगे वहाँ, ठीक है। अब ये क्या हो गया? स्थानवाचक। जहाँ कहीं भी आप जाओगे वहाँ याद करोगे, जहाँ वहाँ स्थानवाचक अव्यय है। ये कैसा अव्यय है? स्थानवाचक। अब स्थानवाचक का प्रयोग हुआ तो कहने का मतलब इन अव्ययकारी शब्दों के भेद भी हैं, अव्ययकारियों के।
ये तो अपन ने अभिकारी पद पर से बताया है खाली। अब इसके भेद आगे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो कहने का तात्पर्य ये, इसकी बात को अपन छोड़ें और इन पर आ जाए यहाँ पर कि अभिकारी के भेद कौन कौन से हैं। तो क्रिया विशेषण लिखें, और जिसको कहते हैं अपन इंग्लिश में कहते हैं एडवर्ब। क्रिया विशेषण कहते हैं कि नहीं कहते हैं? क्रिया विशेषण। और इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एडवर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब कहते हैं इसको। कहते हैं कि नहीं कहते? एडवर्ब, क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण अव्ययकारी शब्दों के भेद कितने हैं? तो वो आपको दिखा रखे हैं। इसमें पहला क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण चल रहे हैं अपन। अब क्रिया विशेषण की बात करें। अब क्रिया विशेषण के भेद कितने हैं? क्रिया विशेषण के भी भेद बताए गए तो कम से कम 5 हैं। पहला कालवाचक, स्थानवाचक। क्रिया विशेषण में भी चलेगा कालवाचक, स्थानवाचक। क्रिया विशेषण के भेद है ये, स्थानवाचक और स्थानवाचक के अलावा चले रीतिवाचक, परिमाणवाचक। तीसरा रीतिवाचक, रीतिवाचक। चौथा परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। ठीक। और देखिए आगे 5वां क्या है, यानी क्या होगा? कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। और सुकारात्मक और निषेधात्मक। सुकारात्मक, सुकारात्मक और निषेधात्मक। निषेधात्मक, निषेधात्मक। ठीक है, ये क्रिया विशेषण के भेद हुए। सीधी सीधी बात है। अभी क्रिया विशेषण के भेद के बाद हम आपको इसके उदाहरण समझ। तो देखिए विद्यार्थियों, हमने आपसे कहा था कि पद परिचय में जो क्रिया विशेषण का चल रहा है, क्रिया विशेषण, ठीक है, तो उसके 6 भेद बताए जो आपको नाम लिखा है हमने। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और सुकारात्मक और निषेधात्मक। ठीक है, ये 6 भेद हमने आपको बताए। तो इसमें लिख देता हूँ वाली सुकारात्मक और निषेधात्मक। ये हमने 6 बताए, 6 भेद हैं। तो कहने का तात्पर्य कालवाचक क्रिया विशेषण कैसे होगा? जैसे कल वह दिल्ली जाएगा। ठीक है, तो कल वह, अब वहाँ लिखा आएगा हमको बैक, कल वह दिल्ली जाएगा। इसका पद पर, अब वह पद पर से करिए, अव्ययकारी पद पर से करिए। ठीक है, तो आप अब अव्ययकारी क्रिया विशेषण लिखेंगे। फिर उसमें कल वह दिल्ली जाएगा। पहले भी मैंने वही भेद बताया, अब के 4 हो, अब 6 कर दिए वो, और 4 की जगह वो उसके भेद है अव्ययकारी शब्द के। अब है क्रिया विशेषण के भेद। तो कल वह दिल्ली जाएगा, कल कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो कल का पद पर से हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अब वे शब्द कौन कौन से आएंगे? अब, अभी, जब, कभी, कब, तभी, तुरंत, परसों, शीघ्र। ये हो गए कालवाचक शब्द हैं, ये जो प्रयोग में आएंगे कालवाचक। अब अपन स्थानवाचक की बात करें। अंधेरे में उधर मत जाओ, उदाहरण के लिए अपन जैसे बोलते हैं अंधेरे में उधर मत जाओ। तो उधर शब्द क्या है? उधर क्या है? ये शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ये शब्द, उधर शब्द यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उधर मत जाओ, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, स्थान बता रहा है। ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो इसका पद पर से कैसे? इधर ये शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। शब्द कौन से आते हैं? ये ज़्यादातर रीतिवाचक, जो रीति की पहचान कराते हैं वो रीतिवाचक। रीतिवाचक है तो रमेश धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे का अव्यय है, ये रीति की पहचान करा रहा है। रीति क्या कहती है? परंपरा क्या कहती है? रीति, रमेश धीरे धीरे चलता है या मकान धीरे गिरता है, ये रीति है। एक नियम अनुसार जो कार्य हो रीतिवाचक है, अव्यय है, तो ये रीतिवाचक अव्यय है। अब चलते हैं अपन किस बात की बात करते हैं? परिमाणवाचक। ठीक है, जिन शब्दों से अब चलते हैं
परिमाणवाचक। ठीक है, मैंने 6 भेद नीचे लिख दिए हैं। अब चलते हैं परिमाणवाचक। परिमाणवाचक इसको कैसे इसकी परिभाषित करेंगे? पहले इसको परिभाषित करें। जिन शब्दों से, यानी जिन शब्दों से क्रिया की परिमाण मात्रा का बोध होता है परिमाणवाचक कहलाते हैं। जैसे तुम, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा परिमाण बता रहे हैं। तुम थोड़ा थोड़ा, तुम थोड़ा थोड़ा क्या आगे अभ्यास करते रहो। थोड़ा थोड़ा खाओ, कुछ भी लिख दें, अभ्यास करते रहो, करते रहो। ठीक है, अंडरलाइन कर देगा वहाँ। रेखांकित पद का पद परिचय कीजिए। तो अपन नीचे क्या लिखेंगे? ये परिमाणवाचक अव्यय शब्द है। परिमाण बताएगा ना, थोड़ा, अधिक है कि फिक्स है, निश्चित है कि अनिश्चित है। विशेषण में भेद आम है कि निश्चित अनिश्चित। 10 किलो टमाटर है, वह अपन कहें किस बात को, राम तुम जाओ 10 किलो टमाटर लाओ, तो निश्चित परिमाणवाचक के लिए विशेषण होगा। अनिश्चित कुछ अनिश्चित है। अच्छा, अब आ गया सुकारात्मक। सुकारात्मक क्या होता है? जिसको अपन शुभकार कर लेते हैं। किसी बात को जिन अव्यय शब्दों द्वारा कोई चीज़ स्वीकार की जाती है वे सुकारात्मक होते हैं। ठीक है, सुकारात्मक। अब सुकारात्मक में क्या है? सुकारात्मक, कोई बात को अपन स्वीकार करें शब्दों से। जैसे मैं तुम्हारा काम अवश्य कर दूंगा। मैं तुम्हारा काम अवश्य कर दूंगा। ठीक है, स्वीकार किया। अब यहाँ पर स्वीकार कर लिया, अवश्य कर दूंगा। स्वीकारात्मक के लिए अवश्य शब्द। ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य कर दूंगा, सुकारात्मक हो गया। अब है निषेधात्मक, जहाँ किसी चीज़ में जिन अव्यय शब्दों द्वारा निषेध का पता पड़ता हो, है निषेध का ऐसा महसूस हुआ, निषेधात्मक कहलाता है कि इस वाक्य में निषेधात्मक है। ठीक है, तो अपन निषेधात्मक कैसे लेंगे? निषेधात्मक उदाहरण, तुम आलस्य मत करो। अब बाकी निषेधात्मक तो मत करो, मत ये अव्यय शब्द है यहाँ पर निषेधात्मक, और इसको लिख देंगे निषेधात्मक अव्यय है। तो ये हुआ हमारा निषेधात्मक शब्द। अब पद परिचय में चारों में पहला भेद हुआ क्रिया विशेषण, और दूसरा हमने बताया था संबंध बोधक। ठीक है, अब संबंध बोधक की बात करते हैं। अब संबंध बोधक में क्या है? संबंध बोधक किसको कहते हैं? फिर लिखेंगे अपन अव्ययकारी पद परिचय में संबंध बोधक। संबंध बोधक यानी संबंध बोधक अव्यय। अव्ययकारी पद परिचय, अव्यय और अव्ययकारी शब्द एक ही है। अव्ययकारी कह लो या अव्यय शब्द कह लो। तो देखिए संबंध बोधक में क्या आता है? जिन अव्यय शब्दों से दो संज्ञात और सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध पाया जाए। जिस वाक्य में दो शब्दों में सर्वनाम या संज्ञा के शब्दों में जो संबंध पाया जाए, दोनों में संबंध पाया जाए, दूसरे शब्दों के साथ संबंध पाया जाए, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। वे भी संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों में संबंध पाया जाए, वे संबंधवाचक अव्यय कहलाते हैं। वे कितने प्रकार के हैं सुनिए आप, फिर इसमें भी वही आएंगे। अब आप कहेंगे उसको एडवर्ब बोला, इसको क्या बोलेंगे अपन? संबंध बोधक को। तो संबंध बताते हैं रिलेटिव। ठीक है, तो इनको क्या कहेंगे? जैसे इनमें कितने भेद हैं? पहला है जैसे कालवाचक, इसमें चलेगा वही कालवाचक। दूसरा है जैसे लिखेंगे आप स्थानवाचक, स्थानवाचक। ठीक है, तीसरा है कितने भेद हैं? ये 10 भेद हैं। दिशावाचक, तीसरा है दिशावाचक, दिशावाचक। चौथा है दिशावाचक के बाद है साधन सूचक, साधन सूचक, साधन सूचक। पांचवा है विरोध सूचक, विरोध सूचक।
छठवां है साधन सूचक और विरोध सूचक और समता सूचक। समता सूचक हेतुवाचक, क्या हेतुवाचक। नौवां है आठवां है, आठवां क्या होगा, आठवां है सहचरवाचक, सहचरवाचक। एक है विषयवाचक, विषयवाचक। 10वां है संबंधबोधक अव्यय की बात कर रहे हैं। 10वां है संग्रहवाचक। क्या है, संग्रहवाचक। प्रपोजिशंस, जिसको कहेंगे प्रपोजिशंस, ये शब्द वो होते हैं संबंधबोधक रिलेटिव जो प्रपोजिशंस कहलाते हैं आपके। जैसे कालवाचक में कौन कौन से आएंगे, ठीक है, कालवाचक में देखें, ठीक है, आगे, कल, पीछे, ठीक है, और भी हैं इसमें, जैसे बाद में, बाद, पहले, ठीक है। तो ये हो गए कालवाचक। अब स्थानवाचक में कौन कौन से आएंगे, स्थानवाचक में आएंगे बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, ये स्थानवाचक आएंगे, ठीक है। ऊपर, नीचे, बीच में। अब आएंगे दिशावाचक, पास, समीप, निकट, ये स्थानवाचक में आएंगे। ये कौन से में आएंगे, स्थानवाचक में। अभी आपको हम बताते जा रहे हैं, इनको नोट कर लें। स्थानवाचक में हो गई। अब स्थानवाचक के क्या आएगा फिर, विरोध, यह दिशा सूचक। स्थानवाचक में क्या आएंगे, निमित्त, द्वारा, नहीं साधन सूचक में निमित्त, साधन सूचक में द्वारा, ठीक है, और निमित्त, द्वारा, जरिए, ये जरिए सब। अब अपन लिखेंगे विरोध सूचक। विरोध सूचक में कौन कौन से आएंगे, उल्टे, विरुद्ध, विरोध सूचक में उल्टे, विरुद्ध, ये शब्द आएंगे। विरुद्ध बोले, उल्टे बोले, ये विरोध में विरुद्ध या प्रतिकूल, ठीक है, प्रतिकूल। अब लिखेंगे अपन कौन सा, समता सूचक। समता सूचक कौन कौन से हैं, समता सूचक है अनुसार, समान, अनुसार, हमारे अनुसार, अनुसार, समान, सदृश, ये कौन से हैं, समता सूचक, सबके समान, ये अनुसार, समान। हेतुवाचक कौन से हैं, हेतुवाचक है अथवा, ठीक है, अथवा हेतुवाचक में आएगा, अथवा, या कह दिया अपन ने अथवा, या सिवा, क्या सिवा, आपके सिवा बढ़िया काम है यार, ये हेतुवाचक है, सिवा और समान, ठीक है, ये हेतुवाचक हो गई। और अब लिखे सहचर, समेत, संग, साथ, समेत, संग, साथ, ये सहचर है। अब लिखेंगे अपन विषयवाचक। विषयवाचक कौन से, बाबत, बिना, ये बाबत, बिना, ये कौन से शब्द हैं, विषयवाचक। अब संग्रहवाचक कौन कौन से हैं, संग्रहवाचक देख लें तो संग्रहवाचक में है वह एक, समेत, वह एक, समेत, ये संबंध बोधक अव्यय हैं सब। अब हम अव्ययकारी में, एडवर्ब में, यानी दूसरे नंबर पे पहला क्रिया विशेषण और दूसरा, पहला क्रिया विशेषण बताया आपको और दूसरा संबंध बोधक हो गया। अब इसमें 4 भेद हैं अव्ययकारी में, यानी 2 पूर्ण तरह से हो गए। अब जिसका एक पद परिचय लिख ले, एक पद परिचय कैसे, जैसे अपन ने लिखा, मैं लिख रहा हूँ तुम कलम, तुम्हारी कलम रमेश के पास है, जैसे मैंने लिखा तुम्हारी, बस लास्ट, तुम्हारी कलम रमेश के
पास है। तो देखो पास शब्द आ गया, इसका पद परिचय करना है खाली पास, और इसमें लिखना है आपको रेखांकित पद आएगा पास। तो आप क्या लिखेंगे पास के बारे में? पास के बारे में लिखेंगे संज्ञा के साथ संबंध ज्ञात हो रहा है। पास का संबंध संबंध बोधक अव्यय दिशा सूचक। पास का इसमें लिख देंगे संबंध बोधक अव्यय दिशा, संबंध बोधक दिशा सूचक। पास का संबंध अव्यय है दिशा सूचक, तो ये संबंध बोधक अव्यय है दिशा सूचक। पास की बात कर रहे हैं ना, पास में आ गया, तो ये पास समीप निकट हमने बताया ना दिशा सूचक, तो ये दिशा सूचक की विशेषता बता रहा है, दिशा सूचक अव्यय है। अब ये यहाँ तक 2 हो गए, अब 2 और रहेंगे अव्ययकारी पद परिचय में, जो आपको समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक वो आगे बता दिए जाएंगे। यहाँ तक ये 2 पद परिचय होते हैं।